हेलो स्टूडेंट। तो भौतिक विज्ञान की फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हमें इस यूनिट के टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले वैद्युत ध्रुव और आघूर्ण अलग अलग चीज़ें होती हैं तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे पहला टॉपिक हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इतना टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। एक फार्मूला होता है ई बराबर है एफ अपान क्यू नॉट, जहाँ ई होता है वैद्युत क्षेत्र, जहाँ ई की होता है वैद्युत क्षेत्र और एफ होता है बल, क्यू नॉट होता है एक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। ठीक है। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक बहुत छोटा सा धनावेश होता है, एक बहुत छोटा सा धनावेश होता है, छोटा, बहुत छोटा ही आकार का धनावेश होता है। तो हमें यहाँ ई, इसकी बात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ई बराबर एफ वन क्यू नॉट, अर्थात जो बटे में लिखा होता है इसको एकांक मानते हैं, जो बटे में लिखा है इसको एकांक मानेंगे। तो यहाँ से क्यू नॉट बराबर हो गया एक, अर्थात एकांक, सही है, एकांक। तो एकांक परीक्षण आवेश के, एकांक परीक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखे होने पर उस पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखे होने पर उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। एकांक परीक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल, क्या बोला था? एकांक परीक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखे होने पर उस पर लगने वाला बल, अर्थात जैसे कोई एक वैद्युत क्षेत्र मान लिया ये है और इसमें कोई एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, एक है वैद्युत क्षेत्र इतना का, एकांक परीक्षण आवेश में वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। तो एकांक परीक्षण आवेश के इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर इस पर लगने वाला बल, ये कितना वैद्युत क्षेत्र है, सब सही है, दिख रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र है। और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल एफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक बराबर हो जाएगा एफ, मतलब बल का होता है न्यूटन पर और आवेश का होता है कूलाम, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। इसके बाद इसकी विमा क्या होगी, विमा के बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि एफ की होती है एम एल टी माइनस टू, एफ की होगी एम एल टी माइनस टू और कूलाम की बराबर आई टी, इसकी होती है ए टी। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसकी विमा आ जाएगी एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इसकी विमा हो गई एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, ये इसकी विमा हो गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकांश पेपर में पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो एकांक परीक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखे होने पर उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इसे हम वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अधिकांश न्यूमेरिकल में आता है कि वैद्युत क्षेत्र, तो वहाँ पर ई ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र को ई से, न्यूमेरिकल में वैद्युत क्षेत्र या तीव्रता एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ से विमा हो गई। अब इसकी दिशा की बात करते हैं, क्या सदिश है या दिशा है? तो इसकी दिशा, ये एक सदिश राशि है, सदिश सदिश और जिसमें एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा धनावेश से प्लस से माइनस की ओर होती है। समझ रहे हैं? यहाँ से प्लस से माइनस की ओर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आपको हैं? इतनी ही बातें पेपर में आती है लिखने, क्योंकि मात्रा, विमा, दिशा, परिभाषा होता है, ये सूत्र भी आता है इनका। चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम कमेंट करे, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं। चलिए, तो दूसरा टॉपिक हमारा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो दूसरा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? आपको पता होगा कोई भी आवेश होता है, जैसे मान लिया एक क्यू आवेश रखा है यहाँ, ठीक है, प्लस क्यू मान लो। प्रत्येक आवेश के चारों एक अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। मान लिया इसने का एक वैद्युत क्षेत्र है इतना,
इसका वैद्युत क्षेत्र कितने एरिया में है? अपना एक वैद्युत क्षेत्र है इसका। प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसे इस तरह से वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। एक प्लस क्यू आवेश है, इसका एक अपना वैद्युत क्षेत्र है। हमेशा हर आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र होता है जो कि अदृश्य होता है, ये दिखाई नहीं देता कभी, ये अदृश्य होता है, अदृश्य होता है। तो प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो कि अदृश्य होता है, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो कि अदृश्य होता है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई आवेश होगा उसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जो कि अदृश्य होगा। तो इस अदृश्य क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जिन बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कहते हैं। तो उसे ही वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं किसे कहते हैं? प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होता है जो कि अदृश्य होता है। इस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंतर निष्कोण वक्र होती हैं, अंतर निष्कोण वक्र होती हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंतर निष्कोण वक्र होती हैं, अथवा वैद्युत बल रेखाएं सीधी व समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सीधी रेखाएं होती हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं सीधी रेखाएं होती हैं जिन पर कोई धन परीक्षण अथवा धनावेश, धन परीक्षण अथवा धनावेश चलता है। तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए वैद्युत बल रेखाओं पे किस प्रकार का आवेश होता है, तो धनावेश या धन परीक्षण आवेश, बात एक ही है, ठीक है। हमेशा धनावेश रहता है, हाँ लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे धनावेश। तो क्या बोला था अभी मैंने? प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होता है जो कि अदृश्य होता है। इस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं उसे ही वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं तो बात हो गई। अब इसके बाद इनकी हम गुण के बारे में चर्चा करेंगे कि इनके गुण क्या है। बहुत गुण होते हैं, क्या होते हैं? देखिए किसी मान लीजिए कोई एक धनावेश रखा है, यहाँ प्लस क्यू धनावेश रखा है, तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। धनावेश के कारण बाहर की ओर, धनावेश के कारण बाहर की ओर, धनावेश के कारण, प्लस की मतलब धनावेश है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है ऋणावेश। अगर ऋणावेश आ जाए माइनस क्यू, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं सदैव अंदर की ओर होती हैं, ऐसे अंदर की ओर हो जाएंगी। ऋणावेश के कारण हमेशा अंदर की ओर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगी ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर, ठीक है। धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ऐसा अंदर की ओर तीर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब होता है कि ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि नंबर 3 पे जो आता है, अगर धनावेश और ऋणावेश के संयुक्त है, जैसे एक तरफ आ गया धनावेश प्लस क्यू आ गया, दूसरी तरफ आ गया ऋणावेश माइनस क्यू। धनावेश तथा ऋणावेश के संयुक्त जब होते हैं वैद्युत क्षेत्र, तो उसमें क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जैसे इधर से चलेंगी, इधर समाप्त हो जाएंगी, धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणावेश से अंदर की ओर आती हैं। ऐसे ही इधर धनावेश से निकलेंगी बाहर की ओर, ऋणावेश पर अंदर की ओर आ जाएंगी। जब ये दोनों धनावेश और ऋणावेश संयुक्त में हों, एक दूसरे के साथ जुड़े हों, धनावेश और ऋणावेश एक ही चालक में, बिल्कुल, तो धनावेश के कारण बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण इधर ऋणावेश से तो अंदर की ओर हो जाएगी। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार धनावेश के कारण बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर। इसमें बहुत सारी बल रेखाएं होती हैं, बहुत सारी बल रेखाएं होती हैं जो कि अदृश्य होती हैं। हमेशा क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं, ऐसे निकलती रहती हैं, यहाँ से भी बहुत निकलती रहती हैं, ठीक है। धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर होती हैं। ये देखो ऋणावेश के कारण अंदर की ओर है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि किसी लंबवत पृष्ठ से, जैसे कोई लंबवत पृष्ठ है धनावेश का, चौथा गुण है इसका कि लंबवत पृष्ठ, और इधर एक तरफ होगा धनावेश, एक तरफ ऋणावेश, इधर है ऋणावेश,
इसको बोलते हैं ऋणावेश। क्या बोलते हैं? ऋणावेश। और इधर होता है धनावेश। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं। धनावेशित पृष्ठ से लंबवत निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश पृष्ठ से सदैव लंबवत निकलती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश पृष्ठ से सदैव लंबवत निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से लंबवत निकलती हैं। किसी स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर यदि मान लिया कोई एक चालक है, इसमें प्लस की वैल्यू रखा है, इस चालक के पृष्ठ पर सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस चालक के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है वैद्युत बल रेखाएं। तो इस चालक के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा उस चालक के किसी बिंदु पर, चालक का एक पृष्ठ है जो, इसके एक बिंदु यहाँ पर, चालक के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट क्या है कि इन बल रेखाओं में, वैद्युत बल रेखाओं में अपनी लंबाई के लिख दे रहा हूँ मैं, वैद्युत बल रेखाओं में अपनी लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का गुण होता है। सिकुड़ने का गुण होता है। वैद्युत बल रेखाओं में अपनी लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का गुण होता है, जिस कारण विपरीत आवेश जैसे धनावेश और ऋणावेश युक्त विपरीत आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षित या आकर्षण बल लगता है तो आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि इन बल रेखाओं में अपनी लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का गुण होता है, जिस कारण दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इन बल रेखाओं में अपनी लंबाई के, इन बल रेखाओं में अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने का गुण होता है। लंबाई के लंबवत दूर हटने का गुण होता है, जिस कारण समान प्रकृति के आवेश या तो प्लस प्लस हो जाए या फिर माइनस और माइनस हो जाए। समान प्रकृति के आवेश, जैसा आवेश एक वस्तु पर वैसा ही दूसरी वस्तु पर हो, तो ये आपस में सदैव प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है, ऐसे यहाँ भी प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अगर लंबाई के लंबवत दूर हटेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर लंबाई के अनुदिश सिकुड़ेंगे तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, हाँ। और एक पॉइंट और देख लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं परस्पर सीधी एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पर स्थित होती हैं। देखो सीधी हैं, एक दूसरे के समांतर भी हैं, और इनके बीच जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी ही दूरी यहाँ होगी, एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, तो समान दूरी पर भी होती हैं। सही है, 7 पॉइंट समझा दिए, बहुत हो गए हैं। आप एक बार इन्हें रिवाइज कर लेना, मैंने फिर से बढ़िया से समझा दिया है। अगर कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से कमेंट करें, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखो चित्र के माध्यम से बताते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, हमने अभी तक आवेशों के बारे में चर्चा करी, तो ये भी कोई आवेश से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों का एक निकाय होता है, जिस पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है। आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर, देखो यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू, इसका मतलब है बराबर होंगे, चिन्ह अलग अलग होंगे और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसे 2L के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? आवेशों का एक ऐसा निकाय, जिस दो आवेश है तो निकाय हो गया, ये एक निकाय हो गया, पूरा एक निकाय हो गया। आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी अल्प दूरी ना के बराबर होती है, ये दूरी ना के बराबर होती है, बहुत कम दूरी, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कम दूरी या अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहीं से बनता है एक आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2L इंटू क्यू। क्या होता है आघूर्ण? P बराबर 2L इंटू क्यू। ये क्या होता है कि इन आवेशों
कि अभी बोला था कि ये दोनों आवेश जो होंगे क्यू, ये आपस में बराबर होंगे, तो एक क्यू आ गया। देखिए जब बराबर है तो कोई मान तो एक ही होंगे ना, जैसे यहाँ 10 होगा मान लीजिए तो यहाँ भी 10 होगा, तो यहाँ 10 ही आएगा, ठीक है। एक क्यू आवेश हो गया, इनके बीच की दूरी 12 हो गई। 12 कम दूरी जो लिखा है, कम दूरी इसका मतलब है 12। तो यहाँ से क्या होना, आवेशों के किसी निकाय में उन आवेशों के बीच की दूरी 12 तथा आवेशों के किसी एक आवेश, आवेशों के किसी एक आवेश की मात्रा का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। P बराबर 12 क्या बोला, आवेशों के निकाय में उन आवेशों के बीच की दूरी 12 तथा किसी एक आवेश की मात्रा का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर होता है 12 × Q, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रा हो गया यहाँ से मीटर हो गया, यहाँ कूलाम हो गया, तो बोल सकते हैं मीटर कूलाम। आवेश का कूलाम हो गया, मीटर हो गया, ठीक है, मात्रा हो गया। इसकी बेमा क्या होगी, बेमा हमेशा इसकी होगी, मीटर का होता है एल, क्यू का होता है यानी कूलाम, इसकी क्या होगी एटी, तो आप इसे बोल सकते हैं एल ए टी लाख। क्या हो गया, ध्यान रखने के लिए लाख ध्यान रखो, आपका सही है कटेगा नहीं, हालांकि इसे सही करके ऐसे लिखा जा सकता है एल टी ए, क्योंकि एक आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस एम एल टी ए थीटा, इस जो एम एल टी ए थीटा सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हमेशा बीमा लिखी जाती है, पहले एल इसके बाद टी इसके बाद ए, ये भी सही है आपका। और अगर आपको ऐसे लिखने का ध्यान नहीं रहा तो आपका ए भी सही है, काटा नहीं जा सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन सीक्वेंस होना चाहिए एक चीज़ का, एक चीज़ का सीक्वेंस होता तो कटता नहीं है, ठीक है। अब ये सदिश है या आदेश से तो बात करते हैं, ये एक ऐसी राशि है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी कि इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। जो कि ये कह रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से मैंने आपकी दो चीज़ें क्लियर कर दी, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो भी क्लियर कर दिया, आघूर्ण भी क्लियर कर दिया। कभी कभी पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव के एक का एग्जाम्पल भी समझाइए, तो इसके उदाहरण के लिए बात करते हैं, उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे मान लिया उदाहरण में यहाँ क्या है कि दो एक समान प्रकार के आवेश, मान लिया HCl का अणु है, HCl का अणु है, तो इसमें क्या होगा, एक तरफ HCl का अणु, एक तरफ H हो जाएगा, एक तरफ Cl हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ H हो जाएगा, एक तरफ Cl हो जाएगा, जो आपस में मिलकर एक HCl का निर्माण करेंगे, H प्लस Cl, लेकिन H हमेशा एक पॉजिटिव होता है, Cl एक निगेटिव होता है, इस पर एक हमेशा पॉजिटिव होगा, इस पर एक निगेटिव होगा, जो आपस में क्रिया करेंगे HCl बना लेंगे। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक ए इससे ले ले तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, इसके साथ जाते हैं तो जिसके ज़्यादा होंगे वही तो एक कम वाला ले लेगा, और जिसके पास कम होंगे वो ज़्यादा नहीं ले पाएगा ना, तो यहाँ से इधर पहुँच जाएंगे, एक वाला इधर आ गया तो 8 बन गया, इसका अष्टक पूर्ण हो गया, यहाँ से HCl बन गया, ठीक है। जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है, यानी कि इसमें दो समान प्रकार के आवेश होते हैं, यानी कि इनकी बैलेंसी बराबर होनी चाहिए, जितना आवेश यहाँ उतना ही यहाँ होना चाहिए। जैसे एक होता है HCl के बाद H2O का अणु, H2O का अणु भी आ जाता है, पहला एग्जाम्पल HCl का अणु हो गया, दूसरा है H2O का अणु, एक हो गया HCl का अणु, एक हो गया H2O का अणु। इसमें भी ऐसे ही चलता है, H की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और O की बाहरी कक्षा में 2 नेगेटिव हो जाते हैं, जो आपस में क्रिया करके H2O बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ दो दो दोनों तरफ बराबर हैं, लेकिन संतुलित देख लो हैं, यहाँ H के 2 हैं, O का 1 है, तो यहाँ 2 और लगा लो, ओ सॉरी आगे नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा H2 प्लस 2 और निगेटिव, ठीक है, H2O बन जाएगा, जो कि एक ये भी H2O किसका उदाहरण है, वैद्युत द्विध्रुव का, ऐसी HCl भी है। तो हमने दो आपको बता दिए हैं, ध्यान रखना, H2O और HCl दोनों उदाहरण हो गए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे वो बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में टुमारो जो कल क्लास आएगी, कल की क्लास में हम पहले तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके बाद
अच्छी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता, और अगर टाइम ओवर नहीं हुआ तो निरक्षीय में भी बात करेंगे। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, हालांकि ये दोनों होती हैं वैद्युत ध्रुव के कारण, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी और अच्छी दोनों वैद्युत ध्रुव के कारण होती हैं। ठीक है, कल बिंदु आवेश के कारण चर्चा करेंगे और अच्छी स्थिति में अगर टाइम ओवर नहीं हुआ तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, एक और दो कल पॉइंट जरूर क्लियर करने हैं। ठीक है, अगर टाइम ओवर नहीं हुआ तो इसके बारे में भी चर्चा करें। तो ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी पे समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।